नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो 3 एविडेंस जो है वो देखे थे। हमने जो स्टार्ट किया था कि एविडेंस क्या है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो उसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखा था, उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंस देखा था और वेस्टिजल ऑर्गन का भी जो है वो एविडेंस देखा था। अभी हम एविडेंस और 3 एविडेंस जो है वो देखेंगे, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो पूर्वज थे यानी जो कोई एनिमल्स रहे होंगे उससे ही हमारा ओरिजिन हुआ है, यानी किस किस से ओरिजिन हुआ है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, देखिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है, जो कुछ फॉसिल्स वगैरह है। अब फॉसिल्स किसको बोला जाता है, देखिए बहुत साल पहले डायनासोर वगैरह थे, हमें पता है बहुत सारे एनिमल्स रहे होंगे, तो वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ या कोई भी वजह से ज़मीन के अंदर जो है वो गड़प हो गए होंगे। अब उनका जो है वो वहाँ पे स्ट्रक्चर वैसे से के वैसे ही फ्रीज हुआ होगा और वैसे के वैसे ही रहा होगा। तो उसको जो है वो स्टडी किया जाता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। कार्बन देखिए, कार्बन का जो है ना वो C14 और C12 जो है ये 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब C40 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये डीके होता है। डीके यानी इसका डीकम्पोजिशन होता है और इसका डीकम्पोजिशन होता नहीं, ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, ये होता है नॉन रेडियो एक्टिव। अब होता क्या है, कोई एक मान के चलो कि एनिमल है, ये मान के चलो कि कोई एनिमल है, अब ये मर गया। अब ये देखिए कार्बन डेटिंग पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप सर्च करना कार्बन डेटिंग राहुल मानकर, वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो है वो जैसे ये मर जाता है तो कार्बन का कंजम्पशन बंद हो जाता है, तो नया कार्बन इसमें ऐड नहीं होगा। और ये जो कार्बन 14 है ये डिकम्पोज होता जाएगा और कार्बन 12 जैसा है वैसे ही रहेगा। मान के चलो कि ये 100% है और ये कार्बन 14 100% है, तो कार्बन 14 मान के चलो कि कुछ सालों के बाद 50% रह गया, तो फिर ये 100 है और ये 50 है, तो इसको कम होने के लिए 10 कम होने के लिए कितने साल लगते हैं, मान के चलो कि इस प्रकार से ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है और उससे फिर ये पता लगाया जाता है कि ये कितना साल पुराना है। समझ में आया कार्बन डेटिंग, और उसके हिसाब से वो कितना पुराना है और उससे फिर क्या ओरिजिन हुआ होगा, ये किस प्रकार का इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, और उस हिसाब से फिर वो सब पता चलते। देखिए अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो। हमारे दिमाग में हर वक्त ऐसा सवाल तो जरूर आता है कि कौन से और मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जैसे हमें तो एक ही पता है कि डायनासोर, पर और भी हो सकते हैं, डायनासोर के अलावा भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, तो कौन से रहे होंगे ये हमारे दिमाग में चलता है। हाउ कैन वी टेल दिस, तो हम इसको कैसे बता सकते हैं। नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ, तो ये सारा सीक्रेट जो है वो धरती के अंदर जो है वो छुपा हुआ है कि कौन कौन से, क्योंकि देखिए बॉस आज हम हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ होने की वजह से हमारा जो सिटी है या कोई भी है तो ये पूरा धरती के नीचे जो है गड़प हो जाएगा और वैसे ही रहेगा, और करोड़ों साल के बाद कोई उसको खुदाई करेगा तो दिखेगा कि अरे भाई ये यहाँ पे एनिमल्स है, तो ये तो इंसान ऐसा है, तो उसको देखा जाएगा कि ये पहले इंसान ऐसे दिखता था। हज़ारों करोड़ों साल बाद जो है वो इंसानों में भी कुछ चेंजेस होंगे। ऐसा हो सकता है कि आज एवरेज हाइट जो है वो 5 फुट 9 इंच होती है, तो अगले आने वाले कुछ सालों में करोड़ों सालों के बाद इंसान 4 फुट का रह जाएगा। तो कोई एविडेंस दिखेगा कि भाई पहले तो खुदाई में दिखेगा कि अरे यार पहले तो लोग 5 फुट 8 इंच 6 इंच 5 फुट 6 इंच के होते थे। तो ऐसे जो है वो पूरा अर्थ के अंदर जो है वो दबा है, जो मिलियंस ऑफ ईयर के पहले की बात कर रहा हूँ या आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट ब्यूरिड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, इसकी वजह से जो है वो गड़प हो गए। ETC रिमिनेंट्स एंड इम्प्रेशन, तो उनके जो अवशेष थे, जो इम्प्रेशन थे ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमम प्रिजर्व अंडरग्राउंड, तो वो अंडरग्राउंड जो है वो प्रिजर्व रह गए। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। यानी जो उनका ढांचा है या फिर उनका इम्प्रेशन है, जो उनका स्ट्रक्चर है, तो वो सारा स्टोर रहा, हड्डियाँ वगैरह है, तो उसको फॉसिल बोला जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, और इसको जो स्टडी किया जाता है फॉसिल्स का वो इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसमें कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। जैसे मैंने बताया कि मरने के बाद प्लांट है या फिर एनिमल्स है तो उसका कार्बन, देखिए कार्बन लेना बंद हो जाता है, ठीक है। कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर द डेथ एंड सिंस देन
ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C40 ऑकर कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि इसका सिर्फ डिके होता है, दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, C12 भी होता है, मान के चलो कि ये डेड ऑर्गेनिज्म है, इसमें C14 भी है, C12 भी है, तो C40 का डिके होता है, ठीक है, सिंस दे द ओनली डिकेइंग C40 प्रोसेस ऑकर कंटिन्यूसली, और ये कंटिन्यूसली चालू रहती है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो, देखिए इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज है उनके केस में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट द रेशियो बिटवीन C4 एंड C12 चेंज कंटिन्यूसली। तो जो मरे हुए एनिमल्स है उसमें ये कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, C40 और C12 कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि C12 जो है वो डीके नहीं होता, C14 डीके होता है, तो इसका जो रेशियो है वो चेंज होते जाता है। समझ में आ गई ये लाइन, C40 कांस्टेंट रेशियो बिटवीन C40 एंड C12 चेंजेस, तो ये डीके होगा, तो ये 100 का जो है वो 99 होगा, 98 होगा, 50 होगा, 49 होगा, पर ये तो 100 है तो 100 ही रहेगा, क्योंकि ये डीके ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से इनका रेशियो जो है वो चेंज होता है कंटिन्यूसली एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। द टाइम पासेज सिंस द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो इसका जो रेशियो है, इस रेशियो से कैलकुलेट किया जाता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना पुराना है, और उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। तो आपको कार्बन डेटिंग समझ में आ गया होगा कि दो आइसोटोप्स होते हैं, C12 डीके होता है, ये डीके नहीं होता, और इसकी वजह से इनके प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं, और उसको फिर कैलकुलेट करके कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके वो कितना पुराना, कितने मिलियंस ईयर एगो का है वो ढूंढा जा सकता है। उससे हम इवोल्यूशन का पता लगाया जा सकता है कि इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, कितना भी पुराना है तो उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर आइडिया मिलती है। इट इज़ यूज इन पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी यानी जो पुराने ज़माने के जैसे डायनासोर्स वगैरह हो गया वो है, या एंथ्रोपोलॉजी यानी जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर वगैरह है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये डिटरमाइन द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स, यानी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स यानी उनमें कुछ लिखा होता है या कुछ है, तो उसका स्टडी किया जाता है। वंस कितने पुराने हैं ये भी पता लगाया जाता है। वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइन बाय सर्च टेक्निक, एक बार इस टेक्निक से हम इसका एज जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, इट बिकम इजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ यानी पास्ट वाले ऑर्गेनिज्म की हम जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इट सीम दैट द वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी जिसको बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, तो इनका क्या बोलना है, इट सीम दैट द वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, यानी जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं थी ऐसे ऑर्गेनिज्म से वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म बने, यानी पहले जो ऑर्गेनिज्म थी उनको रीढ़ की हड्डी, बैकबोन वगैरह कुछ नहीं था, और इससे ही इन वर्टिब्रेट जो है वो इवॉल्व हुए, यानी पहले इन वर्टिब्रेट्स किससे इवॉल्व हुए, इन वर्टिब्रेट से। आप यहाँ पे जो फिगर देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल ऑफ फॉसिल, तो नीचे जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, आपको गोगल गाय दिख रही है, ऐसे कुछ दिख रहे हैं, उसके बाद फिश आई, उसके बाद डायनासोर तक पहुंच गए, उसके बाद जो है वो, तो यहाँ पे आप इनवर्टिब्रेट्स है और ऊपर के जो है वो वर्टिब्रेट्स है, तो उसका इवोल्यूशन जो है वो ऐसे हुआ। यानी अगर हम अर्थ की खुदाई करते हैं तो सबसे पहले नीचे हमें इनवर्टिब्रेट दिखते हैं और ऊपर जो है वो वर्टिब्रेट दिखते हैं। देखिए ऊपर की अगर हम बात करें तो एवस यानी बर्ड्स है, मैमल्स है, इनको सीनोजोइक ईरा बोला जाता है। उसके नीचे जो डायनासोर थे, रेप्टाइल्स थे, उसको मीजोजोइक ईरा बोला जाता है, उसको पैलाजोइक ईरा बोला जाता है नीचे को, जो एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स है। तो ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हमें अलग अलग ईरास के अलग अलग जो है वो अवशेष मिलते हैं। तो नीचे सबसे मिलते हैं इनवर्टिब्रेट्स और ऊपर मिलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो ये पता लगाया जा सकता है कि इनवर्टिब्रेट से ही वर्टिब्रेट का जो है वो, यानी इट सीम दैट द वर्टिब्रेट हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। जो कार्बन डेटिंग के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ नेचुरल ऑकरिंग C40 एंड डेवलप बाय विलियम लीवी, और उसके लिए उनको जो है वो नोबेल प्राइज 1916 में जो है वो मिला था। अब ये तो एक एविडेंस हो गया कि कार्बन डेटिंग से हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या एविडेंस है, उनकी इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, और इससे भी यही पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो जो है वो हमारा यहाँ पे ओरिजिन हमें दिखता है। अब कनेक्टिंग लिंक्स, अब कनेक्टिंग लिंक्स क्या है? अब कनेक्टिंग लिंक्स में क्या है, मान के चलो कि एक कोई एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा एक एग्जाम्पल है कि उसका मुंह जो है वो कुत्ते का है, ठीक है,
बाकी का जो शरीर है वो हाथी का है, ठीक है, और अगर उसका पीछे का जो एरिया है वो मान के चलो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इससे फिर जो है वो आगे जाके कुछ जो है वो कन्वर्ट हुए होंगे कुत्ते में, कुछ का हाथी में बना होगा और कुछ का ये ऑर्गेनिज्म में बना होगा। तो कुत्ते का ओरिजिन क्या है, तो ये है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से तो इसको बोला जाता है कनेक्टिंग टिश्यू। अब यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर कनेक्टिंग लिंक्स बोला गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस द कैरेक्टर ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे अगर आप इस डग बिल प्लेटाप्लस को देखेंगे तो ये डग बिल प्लेटाप्लस में देखिए ये कनेक्टिंग लिंक्स में क्या है, इसका आगे का जो है ना वो मुंह अलग ही है, रैबिट की तरह है कि किस तरह है, बीच वाला जो है वो रैट की तरह देखने को मिलता है, और उसमें खासियत यह है कि ये रेप्टाइल की तरह अंडे देता है। अब अंडे देने वाला दूध नहीं पिलाता तो ये मैमल्स की तरह बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, मैमल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडे भी रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी स्नेक की तरह, तो गोट वगैरह की तरह मैमल्स की ग्लैंड भी है, तो ये मैमल्स की भी कैरेक्टर है। दूसरा अगर लंग फिश देखोगे तो फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, तो ये गिल से सांस नहीं लेता, इसके बाद लंग्स है तो ये लंग्स से सांस लेता है, यानी पानी के बाहर आएगा, यानी इसमें कुछ एम्फीबियंस की भी प्रॉपर्टीज़ है और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में भी यानी फिश की भी प्रॉपर्टीज़ है। तीसरा पेरीपेटस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी कॉकरोच जैसी है, यानी कॉकरोच किस में आता है, एंथ्रोपोडा में आता है, तो कुछ प्रॉपर्टी एंथ्रोपोडा की है कॉकरोच की तरह, और कुछ प्रॉपर्टी एनालिडा की तरह, एनालिडा में अर्थवर्म आता है, तो कुछ प्रॉपर्टी अर्थवर्म की भी है, कुछ कॉकरोच की भी है। तो कॉकरोच जो इवॉल्व हुआ होगा वो इससे इवॉल्व हुआ होगा, इस पेरीपेटस से, और अर्थवर्म भी इससे इवॉल्व हुआ होगा, यानी इन दोनों का, कॉकरोच का और अर्थवर्म का ओरिजिन एक ही है। जो एम्फीबियंस है, जो पानी में रहने वाली फिश है, इसका ओरिजिन ये है, इससे ही एम्फीबियंस बने होंगे। अब ये जो डक बिल प्लेटापस देखने को मिलता है, इससे ही मैमल्स बने होंगे, इससे ही रेप्टाइल्स बने होंगे आगे जाके। तो इसका ओरिजिन कनेक्शन जो है वो दो का कनेक्शन एक में और बाद में उसका दो कनेक्शन हुआ होगा, ऐसा इनका बोलना है। देखिए some plants and animals show the some morphological character by which they can be related to two different groups, यानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो सेम देखने को मिलते हैं और उनके दो ग्रुप में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हेन दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे पेरीपेटस की एग्जांपल लिया, ये जो पेरीपेटस है, ठीक है, इसमें हमें कुछ अर्थवर्म के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और कुछ जो है वो कॉकरोच के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यानी कॉकरोच किस में आता है, एंथ्रोपोडा में, और अर्थवर्म आता है एनालिडा में। देखिए अब यहाँ पे पेरीपेटस जो है वो लाइक द सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन आर प्रेजेंट सिमिलरली, यानी उसमें जो पैरापेडिया है इसमें जो है देखिए उसमें बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, थीन क्यूटिकल्स होते हैं, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं, आर प्रेजेंट सिमिलरली दीज एनिमल शो ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलरली एंथ्रोपोडा। कुछ कैरेक्टर एंथ्रोपोडा के है और कुछ एनालिडा के है, जैसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की है कि कुछ कैरेक्टर किसी दूसरे इसके हैं, और यानी सिंपल एग्जांपल आप ध्यान में रखना, कुछ कैरेक्टर इसमें अर्थवर्म के है और कुछ कॉकरोच के है। तो ये इसका ओरिजिन है, यानी कॉकरोच का ओरिजिन क्या है, ये पेरीपेटस, यानी कॉकरोच भी इससे इवॉल्व हुआ होगा और अर्थवर्म भी इससे इवॉल्व हुआ होगा। पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड एंथ्रोपोडा। तो जो एनालिडा है, एनालिडा में क्या आता है, अर्थवर्म, और एंथ्रोपोडा में क्या आता है, कॉकरोच। तो ये पेरीपेटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड एंथ्रोपोडा। सिमिलरली डक बिल पैलापेटस ले एग्स, वो क्या करता है, एक अंडे देता है लाइक रेप्टाइल्स, बट शो रिलेशनशिप विथ मैमल्स, पर मैमल्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है क्योंकि वो मैमल्स की तरह बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर, तो उसमें मैमरी ग्लैंड्स और हेयर भी होते हैं। लंग फिश परफॉर्म द रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव बीइंग फिश, तो जो फिशेस होती है वो लंग से रेस्पिरेशन करती है बजाय गिल्स के। दीज एग्जाम्पल इंडिकेट दैट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। तो हमें इससे क्या पता चलता है, जो मैमल्स है वो रेप्टाइल से बने हैं, इवॉल्व हुए हैं, और एम्फीबियन जो है वो फिश से इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो फिश आपको देखने को मिल रही है, तो ये एम्फीबियंस जो है वो फिश से बने हैं, यानी फिश में ये कैरेक्टर देखने की, ये जो लंग फिश है,
तो इसमें रेप्टाइल्स के भी, फिश के भी कैरेक्टर है और एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर है, तो फिश से ही एम्फीबियंस बने होंगे और जो मैमल्स वगैरह है वो रेप्टाइल्स ही इवॉल्व हुए होंगे। तो धीरे धीरे अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ओरिजिन जो है वो एक ही है। केयरफुली यहाँ पे आपको एम्ब्रियो दिए है, 6 जो एविडेंस है वो है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। अब इसमें क्या है देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे फिश है, सैलामेंडर है, टॉर्टाइज है, चिकन है, पिग है, काऊ है, रैबिट है, मैन है, तो इनके जो है वो एम्ब्रियो दिए गए हैं। स्टार्टिंग वाला एम्ब्रियो दिया है, मिड वाला दिया है, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में। अगर आप गौर से देखोगे तो फर्स्ट स्टेज में आपको सभी एम्ब्रियो जो है वो सभी एम्ब्रियो सेम देखने को मिल रहे हैं, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, चाहे वो फिर फिश का हो या मैन का हो या रैबिट का हो, काऊ का हो, पिग का हो, चिकन का हो, टॉर्टाइज का हो या सैलामेंडर का हो, सभी के स्टार्टिंग के फेज में के एम्ब्रियो सभी सेम देखने को मिल रहे हैं। तो सभी के एम्ब्रियो, अगर देखिए, अगर मान के चलो कि कुछ एम्ब्रियो ऐसा होता स्टार्टिंग के फेज में, कुछ एम्ब्रियो ऐसा होता, कुछ एम्ब्रियो ऐसा होता, तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस है भाई। पर स्टार्टिंग के स्टेज में सभी एम्ब्रियो जो है वो सेम देखने को मिल रहे हैं और इसी से पता चलता है कि हमारा ओरिजिन कहीं ना कहीं सेम है। क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए ना, तो ये एविडेंस हो गया कि भाई स्टार्टिंग स्टेज में तो सभी के एम्ब्रियो सेम होते हैं, तो एविडेंस यही है और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा ओरिजिन एक ही है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शो दैट ऑल एम्ब्रियो शो द एक्सट्रीम सिमिलैरिटी। जो भी वर्टिब्रेट्स है उनके जो है वो एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है और ऑल एम्ब्रियो शो द एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज एंड दो सिमिलैरिटी डिक्रीज ग्रेजुअली, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सिमिलैरिटी जो है वो कम देखने को मिलती है, पर इनिशियल स्टेज में हमें सेम देखने को मिलते हैं। सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट दैट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। और जो इनिशियल स्टेज में हमें एम्ब्रियो देखने को मिलता है, सेम एम्ब्रियो देखने को मिलता है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो हमारा ऑल दीज एनिमल्स आर सेम। तो ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हमने 3 एविडेंस देखे, तो यहाँ पे ये एविडेंस वाला अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।